फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का मैं स्वागत करता हाँ। कहते हैं कि कुदरत ने उस परमात्मा ने 5 भौतिक शरीर दिता है। ये मनुख का शरीर जेकर सही चलता रहे तो बेरोक चलता रहिंदा, परंतु जदों किते ना किते इनकी मशीनरी दे विच खराबी आ जाए तो सानू सब तो पहला इनके डॉक्टरी इलाज की जरूरत होंदी है। आम तौर पर जिथे आयुर्वैदिक होम्योपैथिक इलाज साडे कोल मौजूद ने, उत्थे आयुर्वैदिक प्रणाली भी एक अजिही प्रणाली है जिस दे नाल मनुखी शरीर का कह सकते हैं असीं इलाज कर सकते हैं। अज असीं इस विषय ते गलबात करांगे ते मेरे नाल चर्चा च मौजूद ने डॉक्टर भगती जिहड़े कि BAMS ने, MD ने ते इस वेले डाबर धनवंतरी आयुर्वैदिक कॉलेज दे विच डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब तुहाडा मैं स्वागत करदा। जिस तरह असीं गल कीती कि आयुर्वेदिक भी प्रणाली है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी है। आयुर्वेदिक प्रणाली है कि किस तरीके दे नाल इलाज करना दी प्रणाली है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ये हमारी सबसे प्राचीन मतलब सबसे ओल्ड थेरेपी है मेडिसिन की। इसके साथ साथ बाद में एलोपैथी, होम्योपैथी जैसे और भी ब्रांचेस डेवलप होते गए, लेकिन जैसे कि सब जानते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंपैरिजन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ साइंस, मतलब जैसे जिसमें सिखाया जाता है कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, तो उसके साथ साथ आपने क्या परहेज़ रखना है, क्या एक्सरसाइज वगैरह करने हैं, ये भी उसके साथ साथ बताया जाता है। तो एक कंप्लीट थेरेपी हम जिसे कह सकते हैं वो आयुर्वेदिक है और आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ की एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब आम तौर पर देखिए कि ਜਦੋਂ भी किसी को बीमारी होंदी है कोई जल्दी उनकी पहल होंदी है कि वो एलोपैथी वाल जाए, क्योंकि हर एक आम आदमी के जहन दे विच ये गल बैठी हुई है कि एलोपैथी नाल क्विक इलाज हो जाता। जेकर असीं होम्योपैथी वाले पासे जाने या आयुर्वेदिक पासे जाने तो बड़ा लम्मा इलाज है। हाँ जी। लेकिन आयुर्वेदा में एक तो जैसे मैंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन आप लेते हो तो डेफिनेटली कि उसमें जल्दी आपको आराम हो जाता है, लेकिन वो आराम के साथ मतलब एक बीमारी तो आपकी वो ठीक कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो दूसरी बीमारी को उसके साथ क्रिएट करता है। उन मेडिसिन की वजह से आपको और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आयुर्वेदिक अगर आप ट्रीटमेंट ले लो, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन एटलीस्ट वो आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुँचाता है। इसलिए आयुर्वेदिक कभी भी एलोपैथी से प्रेफरेबल है ऐसे आज और लोगों में भी। ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ कि उनके ਵਿੱਚ भी कोई केमिकल इस तरह के होते हैं? केमिकल्स तो हम यूज़ नहीं करते हैं। जो भी मेडिसिन हमारे हैं वो नेचुरल सोर्स के ही होते हैं, चाहे वो प्लांट्स ओरिजिनेटेड हो, जैसे कि हर्बल हम कह सकते हैं, जड़ी बूटियाँ कह सकते हैं। उसके अलावा कोई एनिमल ओरिजिन के भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, जैसे शंख शुक्ति वगैरह ऐसे भी मेडिसिन होते हैं। इसके साथ कुछ मेटल्स भी हम यूज़ करते हैं, वो भी इसी में आते हैं, लेकिन है सारे नेचुरल सोर्स के होते हैं। कोई केमिकल्स इसमें हम कोई यूज़ नहीं करते। जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਬਰ ਧਨਵੰਤਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ OPD ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ आयुर्वेदिक प्रणाली? हाँ जी, आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं आयुर्वेदा के लिए, और मतलब जैसे वो देख रहे हैं कि बाकी फैकल्टीज से ज़्यादा आयुर्वेदिक में अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो वैसे हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो और माउथ पब्लिसिटी से और भी पेशेंट आ जाते हैं उनके हिसाब से। तो जो जनरली मेनली आते हैं जॉइंट पेन के पेशेंट है या स्किन प्रॉब्लम्स के हैं, ओबेसिटी के हैं, सर्वाइकल यानी नेक पेन के पेशेंट होते हैं, डिस्क प्रॉब्लम के, लो बैक यानी लुम्बस स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, गठियावात जिसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस के, इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनका एलोपैथी में कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और वो ठीक भी होते हैं। डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ सोचते हो, क्यों रहने लग पाया है? आज की डेट में एक्चुअली हम इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो जीने का तरीका है वो काफ़ी पहले ज़माने से आज की डेट में काफ़ी चेंज हो चुका है। जैसे सिटिंग जॉब्स होती है लोगों की, एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसके अलावा
अलावा खाने पीने का ढंग काफ़ी बदल चुका है, वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है काफ़ी हमारे फूड का, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हो चुके हैं। और इसके अलावा ट्रैवलिंग वगैरह वो भी काफ़ी, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम्स है उसमें मैटर करता है, ट्रैवलिंग में जर्क वगैरह लगते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो सिटिंग प्रॉब्लम है, सिटिंग प्रॉब्लम की वजह से ओबेसिटी, और ओबेसिटी से रिलेटेड सारे जॉइंट के प्रॉब्लम या डिस्क के प्रॉब्लम, सर्वाइकल के या फिर लुम्बार के आज की डेट में देखे जाते हैं। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ एक्सरसाइज भी आयुर्वेदिक प्रणाली ਦੇ ਵਿੱਚ है? एक्सरसाइज भी होती है, मेडिसिन भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें अगर देखा जाए तो पंचकर्मा थेरेपी जो एक आयुर्वेदा की ब्रांच है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे हम हमारे हॉस्पिटल में पंचकर्मा की थेरेपी करते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें काफ़ी तरह की ट्रीटमेंट होती है जो पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि ग्रीवा बस्ती होती है, बस्ती करके एक मेडिकेटेड एनेमा होता है, इसके अलावा नस्य करके ट्रीटमेंट होती है, और केरलियन पंचकर्मा भी इसके साथ हम करते हैं, जैसे पत्रपोटली स्वेद है, चूर्ण पिंड स्वेद है, इस तरह के भी ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं सर्वाइकल में। ये पंचकर्मा की है जी? पंचकर्मा जो है वो आयुर्वेदा की ही एक ब्रांच है। इसमें मेनली 5 कर्म है, मतलब प्रोसीजर है। इसमें हम लोग बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे हमारा कोई व्हीकल है तो उसको जैसे रेगुलरली ग्रीसिंग की या ऑयलिंग की, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, वैसे हमारा शरीर है, हम डेली कुछ खाते हैं पीते हैं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल है वो आज की डेट में ठीक नहीं है, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते रहते हैं। तो पंचकर्मा करके हम लोग बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करते हैं, पूरे जैसे हम व्हीकल का ग्रीसिंग करके उसको नया जीवन देते हैं, उसी तरह हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करके अपना लाइफ स्पैन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ करवा सकता है? हाँ जी ज़रूर। जो लोग एक्चुअली पंचकर्मा के 2 मेन पर्पज़ है, एक तो जो लोग हेल्दी है, जिनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए भी हम कर सकते हैं, दूसरा जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं। जो लोग बीमार नहीं है वो अगर करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उनके लिए, क्योंकि वो अपने आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। क्योंकि जो मतलब जो बीमारियाँ होती है वो ऑल ऑफ सडन नहीं होती, हम जो खाते पीते हैं उसके टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं और बाद में वो एक सीवियर फॉर्म लेके बाद में कोई डिसीज क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग रेगुलरली अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहे, जैसे एटलीस्ट साल में एक बार अगर हम लोग बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं और अपना लाइफ स्पैन ज़रूर बढ़ा सकते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है इसमें जैसे मैंने बताया कि 5 कर्म आते हैं, मतलब 5 प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम पेशेंट की प्रकृति देके, जैसे आयुर्वेदा में एक प्रकृति एनालिसिस होता है कि पेशेंट का क्या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन से कर्म की ज़रूरत है। तो 5 कर्म में से जो करना चाहिए उसके लिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ का टाइम चाहिए। और अगर कोई पेशेंट सारे करवाना चाहता है, जैसे 5 कर्म है, 5 करवाना चाहता है, तो एटलीस्ट 60 डेज़ का टाइम वो लेता है, जिसमें बीच में गैप डलता है और प्रॉपर गैप के साथ उसका शेड्यूल बना के मैक्सिमम इट विल टेक 60 डेज, इस तरह का वो शेड्यूल। डॉक्टर भगती, जिस तरह से देखे कि एलोपैथी का इलाज बड़ा महंगा है, कि जिस तरह पंचकर्मा प्रणाली है ये भी काफ़ी महंगा है कि वाजिब है रेट जो आम मरीज भी आ सकता है? एक्चुअली वैसे तो इसमें पंचकर्मा थेरेपीज़ में ज़्यादा करके जो मेडिसिन यूज़ होते हैं वो तेल या घी, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी हमारे मेडिसिन्स काफ़ी अफोर्डेबल है, लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा हॉस्पिटल है डाबर धन्वंतरी हॉस्पिटल, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीजों के लिए ये और भी कम चार्जेस में अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, जेकर आप ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पै गया? हाँ जी डेफिनेटली। एक्चुअली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हो रहे हैं, लोगों के एक्सरसाइज या फिर जो फिजिकल वर्क है वो काफ़ी कम हो चुका है और खाने के हैबिट्स भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से बॉडी में हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है और उनकी वजह से ये सारे जोड़ों के दर्द वगैरह वो शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड ये सारे डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ही होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पहला ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਈ। ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੁੱਢਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ?
एक्चुअली पुराने ज़माने में लोग खाते, तो जैसे मैंने बताया कि उनका फिजिकल वर्क भी ज़्यादा था, तो वो डाइजेस्ट हो जाता था। वैसे घी पचने के लिए हैवी होता है, तो अगर आज की डेट में हम ज़्यादा घी खाते हैं और अगर उतनी हमारे बॉडी की एक्सरसाइज नहीं या उतना हम फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और घी में भी ये फ़र्क होता है कि देसी घी जो हम खाते हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो HDL होता है और VLDL LDL जो है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो देसी घी हम खाते हैं उसमें ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, VLDL LDL, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जी एक्सरसाइज है तो बच्चे देसी घी खा सकते हैं। हाँ जी, अगर आपका फिजिकल वर्क उतना है कि आप उस घी को डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप खा सकते हो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ਹੈ जी ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਯੁर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ है? हाँ जी, डेफिनेटली शुगर का भी इलाज। एक्चुअली शुगर जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब बॉडी की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जितना शुगर हम खा रहे हैं वो बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पा रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज़ होने के। दूसरा एक रीज़न ये भी देखा जाता है कि हेरिडिटी भी होती है फैमिलीज़ में, जिसकी वजह से शुगर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम अपना मोटा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है या डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ठीक कर ले तो डेफिनेटली हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आयुर्वेदा में इलाज अवेलेबल है। एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो बस आपके ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म की उसको क्योर करने की कोशिश नहीं करते। जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, जो रूट कॉज है कि शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसके ऊपर काम करते हैं और इस तरह से डायबिटीज़ को हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। ਆਯੁर्वेदिक ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एक्सरसाइज भी दसते हो मरीजों को? हाँ जी, एक्सरसाइज योगा ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि जो शुगर सिक्रीट होती है पैंक्रियाज से, तो उसके लिए अगर हम लोग बॉडी के ट्विस्टिंग टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं उस तरह के अगर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट होने में हेल्पफुल रहता है और उसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। जी डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखांगे, ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होने हैं। मेरे नाल ने डॉक्टर भगती ते असी चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक प्रणाली ते। फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का मैं स्वागत करता हाँ। मेरे नाल ने डॉक्टर भगती ਜਿਹੜੇ कि आयुर्वेदिक माहर ने, डाबर धनवंतरी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर ने, BAMS ने, MD ने आयुर्वेदी ਦੇ। जी फिर मैं स्वागत करता हाँ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ आयुर्वेदी ਨਾਲ संभव है? हाँ जी, डेफिनेटली। एक्चुअली मोटापे की वजह से ही ये सारे जैसे शुगर, हाइपरटेंशन, BP बढ़ जाना या जोड़ों के दर्द, ये सारे मोटापे की वजह से ही होते हैं। तो अगर मोटापा हम लोग ठीक कर ले तो हम लोग इन होने वाले डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए आयुर्वेदा में इलाज है, जैसे कि मैंने पंचकर्मा के बारे में बताया, उसमें विरेचन या बस्ती, उद्वर्तन करके केरलियन पंचकर्मा होता है। इस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे हम लोग मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। जी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਲੇ होने ਲਈ आयुर्वेद प्रणाली वरतन? हाँ जी, उनके लिए भी है। एक्चुअली जो सर्जरी करके मोटापा कम करते हैं जिसको लिपोसक्शन कहा जाता है, उसमें मसल्स लूज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बॉडी का फैट जो है वो एक तरह से निकालते हो उस जगह से, तो वो जगह जो खाली हो जाती है उसकी वजह से मसल जो है वहाँ के लूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आयुर्वेदिक थेरेपी में हम जिस तरह से मोटापा घटाते हैं उसमें इस तरह के कोई बॉडी के हार्मफुल कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देते। हम नेचुरली उसको कम करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए हेल्दी भी होता है। इस तरह की ट्रीटमेंट हम मोटापे के लिए करते हैं। मोटापा भी जो है, जैसे आपने बताया कि जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वो भी 2 तरह की ओबेसिटी देखी जाती है। जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो एक्चुअली फॉरेन में ज़्यादा करके देखे जाते हैं। जो इंडियन ओबेसिटी है वो एंड्रॉयड या गैनोइड टाइप की, जिसमें सिर्फ पेट बढ़ता है या सिर्फ पेल्विक रीजन बढ़ता है, इस तरह की ओबेसिटी जो है वो इंडिया में ज़्यादा करके देखी जाती है। और ये ओबेसिटी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आयुर्वेदा में इसके लिए इलाज है जिससे ये कम किया जा सकता है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ दाखिल करके भी इलाज करते हो? हाँ जी, हाँ जी, हम मरीज दाखिल करके भी इलाज करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सभी डिपार्टमेंट की आयुर्वेदिक ओपीडीज अवेलेबल है, जैसे मेडिसिन की है, सर्जरी की है, बच्चों का डिपार्टमेंट है, गायनी का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा पंचकर्मा थिएटर है, आईपीडी है जहाँ पे हम पेशेंट को दाखिल करते हैं। लैब टेस्ट वगैरह भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वो भी हम करवाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਫੈक्ट ਕੀਤਾ है? हाँ जी, एक्चुअली जो भी पेशेंट ये देख रहे होंगे उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो ऑथराइज्ड डॉक्टर है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, डिग्री होल्डर है, ऐसे ही डॉक्टर के पास जाए। बाकी जो डॉक्टर है उनके पास ना ही जाए तो ही ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से ही एक्चुअली आयुर्वेदा को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो पेशेंट थोड़ा अगर अवेयरनेस दिखाए तो इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਜ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर दुनिया में जो भी चीज़ है, हर चीज़ मेडिसिन है। और लेकिन हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर पेशेंट का अपना बॉडी कंस्टिट्यूशन अलग होता है। जैसे किसी ने कहा कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए ये लिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वही अगर दूसरा पेशेंट ट्राई करता है तो डेफिनेटली उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अपनी बॉडी कंस्टिट्यूशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए किसी से सुन के या किसी मतलब अनऑथराइज पर्सन से मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। जो भी डिग्री होल्डर डॉक्टर है उनसे जाके इलाज करवाना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਹਾਂਜੀ। ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ आयुर्वेदिक जी, ਦਾ? डिस्क प्रॉब्लम के लिए आजकल की डेट में तो डिस्क प्रॉब्लम के बहुत सारे पेशेंट देखे जाते हैं। जैसे वर्टेब्राज होते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ, उनके बीच में स्पेस कम हो जाती है, डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, या फिर उसकी वजह से नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन पड़ जाता है, जैसे बैक या सियाटिका की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इनके लिए आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छा इलाज है, जिसको कटी बस्ती कहते हैं पंचकर्मा में, या फिर मेडिकेटेड एनेमा होता है एक आयुर्वेदिक बस्ती। इस तरह की ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इनके लिए वैसे भी एलोपैथिक में सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वो सर्जरी भी काफ़ी डेलिकेट होती है, स्पाइन की सर्जरीज। तो उसके लिए आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छा इलाज है और उससे पेशेंट ठीक होते हुए भी देखे गए हैं। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ दाखिल इलाज होने करवा के की चले जाता? इलाज करवा के जा सकते हैं, दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दो तरह के हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक ओपीडी बेसिस पे करते हैं, एक आईपीडी बेसिस पे करते हैं। अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है, पेशेंट को अंडर सुपरविजन रखने की ज़रूरत है, तो ही हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं। अदरवाइज़ हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे भी देखते हैं। जैसे पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं, जैसे वर्किंग लोग होते हैं वो नहीं एडमिट हो सकते हैं, जी। तो उनके लिए भी हम लोग ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी, हमारे हॉस्पिटल में भी टेस्ट अवेलेबल है। लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे रूटीन ब्लड के टेस्ट है, यूरिन के टेस्ट है। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, साथ साथ में हम करवा लेते हैं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਆਯੁर्वेदिक ਦੇ ਵਿੱਚ? आयुर्वेदिक में इसका इलाज भी है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के लिए कंप्लीट आयुर्वेदिक थेरेपी कभी प्रेफर नहीं करते हैं। साथ में उनको एलोपैथिक मेडिसिन भी लेने के लिए हम प्रेफर करते हैं, और साथ में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। दोनों इलाज उनको साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी उनको लाभ नहीं हो पाता है, तो साथ में दोनों चीज़ें उनको करवानी पड़ सकती हैं। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਆਯੁर्वेदिक ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, हाँ जी, अगर हमें इनिशियल स्टेज में पता लग जाता है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है, मतलब पॉसिबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर उनको दोनों थेरेपीज़ कंबाइन लेनी पड़ सकती हैं। ਜੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। कैंसर का मुख्य कारण है। हाँ जी, जो बेल्ट आप कह रहे हो जिसमें कैंसर प्रोन एरिया जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली वहाँ का पानी जो है उसकी वजह से समझा जाता है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह तो यूज़ हुए, तो पानी जो है काफ़ी हार्ड हो चुका है वहाँ का, और उसकी वजह से वो काफ़ी प्रोन एरिया है। और दूसरा यहाँ पे जो है वो डाइट हैबिट्स में कहूँगी, क्योंकि जैसे कि दही, पनीर, लस्सी, इन चीज़ों का या घी, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ एक्सरसाइज भी उनके लिए ज़रूरी है? हाँ जी, हाँ जी, एक्सरसाइज भी करवाते हैं, साथ में योगा, प्राणायाम, ये चीज़ें भी हम करवाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ये चीज़ें भी अवेलेबल है, योगा सेंटर है। हम साथ में डाइट का प्लान भी बताते हैं पेशेंट को, मेडिसिन भी चलती है, पंचकर्मा की ट्रीटमेंट चलती है, और साथ में योगा, ये सारा एक कंबाइंड ट्रीटमेंट जो है वो हम पेशेंट को अवेलेबल करवाते हैं। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ आयुर्वेदिक ਦੇ ਵਿੱਚ ओपीडी ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, हाँ जी, हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट आते हैं। आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए, स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह की होती है या फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो तो उसकी वजह से पेशेंट आजकल काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओपीडीज़ में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। इसके अलावा सिर्फ योगा करने के लिए या फिर सिर्फ बॉडी रिलैक्सेशन, जैसे हम अभ्यंग जिसको मसाज कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें करवाने के लिए भी लोग काफ़ी आते हैं। या फिर जिनको स्ट्रेस टेंशन होती है, ऐसे पेशेंट भी रिलैक्सेशन के लिए, जैसे पंचकर्मा में शिरोधारा करके एक ट्रीटमेंट होती है, वो करवाने भी आते हैं। जी, जिस तरह आप देखिए कि किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के कोल चले जाओ, अजकल 250-300 रुपए तो घट पर्ची नहीं, या 250-300 तो घट ओपीडी नहीं है। हाँ जी। इस आयुर्वैदिक दे विच किन्नी के मरीज नूं जिहड़ी ओपीडी ते चार्ज किया हाँ जी, जाता है? हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि मैंने बताया चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो ओपीडी की फ़ीस 20 रुपीज़ है सिर्फ, और बाकी जो लैब इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सरे वगैरह है वो भी काफ़ी कम चार्जेस में अवेलेबल है, जो कॉमन पीपल अफोर्ड कर सकते हैं। जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ? हाँ जी, जैसे कि शुगर की वजह से किडनी पे या फिर हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, किडनी फेल्योर जिसे हम कहते हैं कि किडनीज काम करना बंद करने लगती है, तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा की ट्रीटमेंट उसके लिए भी अवेलेबल है, वो हम ले सकते हैं उसके लिए, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੇ? डे वैसे रूटीन में देखा जाए तो पेशेंट ने सबसे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों की सिटिंग जॉब होती है, तो उतनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इसलिए एक्सरसाइज करना या थोड़ी सैर करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हम खाना खाते हैं उसमें तेल, घी, ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, वो चीज़ें कम रखना बहुत ज़रूरी है। पानी का इंटेक जो है, लोग आजकल पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो वो थोड़ा उन्होंने ज़्यादा रखना चाहिए। और थोड़े लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन, जैसे दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए या रात में लोग जगते हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।